नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री से। दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा 26 और इससे पहले दोस्तों हमने जो है हिस्ट्री से जो है 25 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं, जिनको आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज हम दोस्तों हिस्ट्री से जो है पेपर फर्स्ट जो है आज डिस्कस करेंगे दोस्तों, और यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन को हम डिटेल में कवर करते हुए चलेंगे और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग आंसर करते हुए भी चलेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों, स्टार्टिंग से आज हम चलेंगे दोस्तों 111 से, यानी कि क्वेश्चन नंबर 111 से आज देखेंगे आपका 140 तक। ठीक है, चलिए प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और साथ ही साथ आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 111 का आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 111 है दोस्तों, सप्त पैगोड़ा महाबलीपुरम का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन देखिए, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम, ठीक है, परमेश्वर वर्मन या फिर नंदी वर्मन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 111 का? सप्त पैगोड़ा दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? इसको रथ मंदिर बोलते हैं। ठीक है, महाबलीपुरम का रथ मंदिर, ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? सप्त पैगोड़ा भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। तो इसका निर्माण पूछा गया है किसने करवाया था, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 111 का। साथ ही साथ दोस्तों आप प्रत्येक क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट जरूर करें आंसर। चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 111 का? सप्त पैगोड़ा या रथ मंदिर जो है दोस्तों महाबलीपुरम का, इसका निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नरसिंह वर्मन दोस्तों आपको पूछा जा सकता है, नरसिंह वर्मन जो है कि ये किस वंश के शासक थे? ठीक है, तो ये कौन थे दोस्तों? ये पल्लव वंश के थे। ठीक है, पल्लव वंश, ठीक है, पल्लव वंश के शासक थे दोस्तों नरसिंह वर्मन प्रथम, जिन्होंने दोस्तों रथ मंदिर महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर है इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये मंदिर जो है दोस्तों रथ मंदिर जो महाबलीपुरम का रथ मंदिर है, इसको दोस्तों एक चट्टान को काट कर इसको बनाया गया था। ठीक है, ये आप सभी जानते हैं। और ये द्रविड़ वास्तुकला की जो है प्रारंभिक शैली का जो है क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे जो रथ मंदिर है दोस्तों ये द्रविड़, ठीक है, ध्यान रखेंगे, द्रविड़ वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है दोस्तों ये। द्रविड़ वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है रथ मंदिर महाबलीपुरम का। और इसको किसने दोस्तों इसका निर्माण करवाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 112, इसका आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 112 है, दीन ए इलाही अकबर द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था? चलिए आंसर कीजिए। ये क्वेश्चन आपका कई बार जो है रिपीट हो चुका है। आपको बताना है दीन ए इलाही जो है अकबर द्वारा इसको कब जो है शुरू किया गया था? क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? दीन ए इलाही, जिसको दोस्तों तौहीद ए इलाही भी कहा जाता है, तो ये दोस्तों अकबर ने इसको किस वर्ष शुरू किया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1575, 1579, 1582 या फिर 1585? क्या हो जाएगा यहाँ पर? आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 112 का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1582। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखना, अकबर ने पूछा जाता है कि अकबर ने दीन इलाही जो है कब जो है इसको शुरू किया था, तो आंसर हो जाएगा 1582। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इस दीन इलाही को जो है और क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है? तौहीद इलाही। ठीक है, क्या कहा जाता है? तौहीद, ठीक है, तौहीद ए इलाही। ठीक है, ऑप्शन में आपको ये नाम भी दिख सकता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है दीन इलाही को तौहीद इलाही भी कहते हैं। और इसको अकबर ने कब शुरू किया था? 1582 में। ठीक है, ये दीन इलाही दोस्तों क्या था? दोस्तों एक ये धर्म नहीं था। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा इसको धर्म की संज्ञा दी जाती है, तो ये कोई नया धर्म नहीं था दोस्तों, बल्कि क्या था? सभी धर्मों के नैतिक सिद्धांतों का क्या था? एक निचोड़ था। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं क्या था? एक आचार संहिता थी दोस्तों ये। ठीक है, आचार संहिता, ठीक है, कह सकते हैं इसको कोड ऑफ कंडक्ट कह सकते हैं। तो दोस्तों इसका मूल जो उद्देश्य था वो क्या था? सार्वभौमिक शांति था। ठीक है, जो दीन इलाही जो चलाया था अकबर ने दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था?
इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों सुलह ए कुल। ठीक है, क्या था? सुलह ए कुल। सुलह ए कुल का मतलब क्या हो गया? सार्वभौमिक शांति। ठीक है, ध्यान रखेंगे सारे फैक्ट। दीन इलाही जिसे हम तौहीद इलाही कहते हैं, अकबर द्वारा दोस्तों इसको 1582 में शुरू किया गया था। यह कोई नया धर्म नहीं था, नया धर्म नहीं था दोस्तों, बल्कि क्या था, ये सभी धर्मों के नैतिक सिद्धांतों का क्या था, एक निचोड़ था और एक आचार संहिता थी दोस्तों ये। ठीक है, इसका जो मूल उद्देश्य था क्या था? मूल उद्देश्य था सुलह ए कुल, यानी कि सार्वभौमिक शांति के सिद्धांत को लागू करना इसका प्रमुख उद्देश्य था दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने हैं सारे फैक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 113। इसका आंसर करेंगे, चोल काल में कलंजु क्या था? चलिए आंसर कीजिए। चोल काल में आपको बताना है कलंजु क्या था। ठीक है, स्वर्ण सिक्का था, भू राजस्व इकाई थी, या फिर जल कर था, या फिर मंदिर की समिति थी? क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? आपको बताना है चोल काल में कलंजु क्या था दोस्तों। ये आंसर कीजिए, इसका क्या हो जाएगा? ए आंसर होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? चोल काल में कलंजु दोस्तों ये क्या था? ये एक स्वर्ण सिक्का था दोस्तों। क्या था? एक स्वर्ण सिक्का था चोल काल में कलंजु। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और आप जानते हैं दोस्तों, चोल साम्राज्य आपने पढ़ा है, चोल साम्राज्य जो है अपनी जो है उन्नत जो है मुद्रा व्यवस्था और व्यापार के लिए दोस्तों जाना जाता है, चोल प्रशासन या चोल साम्राज्य। ध्यान रखेंगे, चोल काल में कलंजु क्या था? एक स्वर्ण सिक्का था दोस्तों, या कह सकते हैं एक तौल की एक इकाई थी दोस्तों ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 114। इसका आंसर करेंगे, यहाँ पर आंसर करना है दोस्तों आपको, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल किसके समकालीन थे? ठीक है, चलिए आंसर कीजिए। 114 का आपको आंसर करना है, आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे दोस्तों मखली गोसाल, ये किसके समकालीन थे आपको पूछा है? अशोक, महावीर स्वामी, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क? क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? आजीवक संप्रदाय आपको पूछा जाएगा कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा मखली गोसाल दोस्तों, ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। और ये किसके समकालीन थे? तो दोस्तों ये समकालीन थे, किसके थे? महावीर स्वामी के। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके साथ साथ ध्यान रखेंगे महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध, ठीक, दोनों के जो है दोस्तों समकालीन थे मखली गोसाल। तो यहाँ पर आपका महावीर स्वामी आपको नहीं भी मिला, तो गौतम बुद्ध जरूर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, दोनों को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 115। इसका आंसर कीजिए, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अनवर अनवर ए सुहेली के नाम से किसने किया है? ऑप्शन देखिए, फैजी, अबुल फजल, बदायूनी, या फिर बीरबल? चलिए आंसर कीजिए इसका। पंचतंत्र जो है आप जानते हैं पंचतंत्र किसका है, कमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है पंचतंत्र का फारसी अनुवाद जो है किसने किया? फारसी अनुवाद अनवर ए सुहेली के नाम से किसने जो है पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किया? फैजी, अबुल फजल? क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए इसका? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? अबुल फजल। ठीक है, ध्यान रखेंगे पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अनवर ए सुहेली के नाम से किसने किया था? तो अबुल फजल ने किया था दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है और ये पूछा गया है कई बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 116। इसका आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 116 है दोस्तों, गुप्त काल में दिनार स्वर्ण सिक्का था, तो चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो यहाँ पर आपको पूछ लिया दोस्तों गुप्त काल। ठीक है, गुप्त काल में आपको पूछा है दिनार जो है दोस्तों ये स्वर्ण सिक्का था गुप्त काल में, और चांदी का जो सिक्का था उसे क्या कहा जाता था, ये आपको बताना है। चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था गुप्त काल में? ऑप्शन देखिए, रूपक, पर्ण, करसापर्ण, या फिर विसुम्प का? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के को कहते थे दिनार, और चांदी का जो सिक्का था उसको कहते थे दोस्तों, क्या कहते थे उसको? रूपक। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था, जबकि स्वर्ण सिक्का
क्या कहलाता था, दिनार कहलाता था। ठीक है, और चांदी के सिक्के के बारे में आप जानती हैं, चांदी का सिक्का जो रूपक है इसको जो है सर्वप्रथम जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में जारी किया था, ये आप सभी जानते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा कि जो है चांदी के सिक्के को सर्वप्रथम जो है किसने जो है जारी किया था, तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय ने, विक्रमादित्य ने जो है शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में जारी किया था। किसको पराजित किया था, शकों को पराजित कर। ठीक है, ये पूछा भी जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने शकों को पराजित करके जो है चांदी के सिक्के का जो है जारी किया था, चांदी का सिक्का जिसे हम रूपक नाम से जानते हैं। ठीक है, और स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था, दिनार कहा जाता था। ठीक है, दोनों याद रखेंगे। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 117, इसका आंसर करेंगे। 117 है दोस्तों, नक्शबंदी सूफी सिलसिला संगीत के बारे में क्या विचार है, क्या विचार रखता है। समर्थन का विचार रखता है, विरोधी था, उदासीन था, या फिर प्रणेता था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 117 का, नक्शबंदी सूफी सिलसिला। दोस्तों ये जो है किसका क्या था, विचार जो है किसका विचार रखता था, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये विरोधी था दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, नक्शबंदी सूफी सिलसिला संगीत समा का जो है विरोधी था दोस्तों। ठीक है, भारत में इस सिलसिले की स्थापना किसने की थी, आपको पूछा जा सकता है। तो भारत में इस सिलसिले की स्थापना की थी ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने। किसने की थी, ख्वाजा, ठीक है, ख्वाजा बाकी बिल्लाल। ठीक है, बिल्लाल, तो इसका नाम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 118। चलिए इसका आंसर कीजिए दोस्तों। 118 है, ऋग्वैदिक काल में गोत्र शब्द का मूल अर्थ क्या था। चलिए ऋग्वैदिक काल मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, जिसने डिटेल क्लासें अभी नहीं देखी हैं वो प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं दोस्तों, सारे जो हैं आपको करा रखे हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है ऋग्वैदिक काल में गोत्र शब्द जो है दोस्तों इसका मूल अर्थ क्या था। वंशानुगत पहचान, वह स्थान जहाँ पूरे कबीले की गायें रखी जाती थी, एक ही परिवार के लोग, या फिर पुरोहित का नाम। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 118 का, आपको बताना है ऋग्वैदिक काल में गोत्र शब्द का मूल अर्थ क्या था। आपको जो है मूल अर्थ पूछा है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो गोत्र शब्द का जो मूल अर्थ था दोस्तों वो क्या था ऋग्वैदिक काल में, दोस्तों वह स्थान जहाँ पूरे कबीले की गायें रखी जाती थी उसको कहा जाता था गोत्र। ठीक है, ये मूल अर्थ है दोस्तों गोत्र का, ध्यान रखेंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, कालांतर में दोस्तों इसका अर्थ जो है क्या माना जाता है, एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समूह, इसको जो है दोस्तों कालांतर में इसका अर्थ जो है क्या है गोत्र का, ये भी ध्यान रखेंगे। कालांतर में दोस्तों इसका अर्थ अब क्या हो गया है, एक ही मूल पुरुष, एक ही मूल पुरुष या ऋषि कह सकते हैं, मूल पुरुष से, ठीक है, मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समूह, जिसे हम क्या कहते हैं कालांतर में गोत्र कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। पूछा जाएगा आपको कि मूल अर्थ क्या है और कालांतर में इसका क्या अर्थ है गोत्र शब्द का। ठीक है, दोनों को ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 119, इसका आंसर कीजिए। लोदी वंश के सुल्तानों का सही क्रम क्या है। चलिए इनको सही क्रम में लगाना है आपने। लोदी वंश आप सभी ने पढ़ा है। ठीक है, तो लोदी वंश के सुल्तानों का इसमें सही क्रम आपको बताना है। पहले कौन आया, सबसे पहले बहलोल लोदी। ठीक है, ये तो आपके दोनों कट हो गए, इब्राहिम लोदी और सिकंदर लोदी। ठीक है, तो आपके बहलोल लोदी सबसे पहले था, ठीक है, जो जिसने लोदी वंश की स्थापना की। ठीक है, लोदी वंश का संस्थापक आपको पूछा जाएगा तो आंसर होगा आपका बहलोल लोदी। ठीक है, सबसे पहले बहलोल लोदी आए, उसके बाद किसका शासन आया, सिकंदर लोदी का। ठीक है, बहलोल लोदी उसके बाद सिकंदर लोदी, तो ये भी कट हो गया।
तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों 119 का। ठीक है, बहलोल लोदी की बात करें तो बहलोल लोदी दोस्तों, इसको लोदी वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था आपको पूछ लिया जाएगा। ठीक है, ये आप सभी ने पढ़ा है। ठीक है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था, बहलोल लोदी। ठीक है, अब आपको याद रखना है इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा, यानी कि बहलोल लोदी ने कब से कब तक शासन किया। ठीक है, तो बहलोल लोदी ने दोस्तों इसने शासन किया था 1451 से लेकर 1489 तक। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है बहलोल लोदी का कार्यकाल कब से कब तक रहा, कब से कब तक इसने शासन किया, तो आपका ध्यान रखना है 1451 से लेकर 1489 तक जो है इसने शासन किया था। इसके बाद आपका सिकंदर लोदी आया। ठीक है, सिकंदर लोदी आपका कब आया, 1489 से इसने शासन किया दोस्तों 1517 तक, 1517 तक जो है इसने शासन किया दोस्तों सिकंदर लोदी ने। और सिकंदर लोदी के बारे में आप जानती हैं दोस्तों, ये सर्वश्रेष्ठ शासक था दोस्तों। ठीक है, लोदी वंश का। ठीक है, और साथ ही साथ सिकंदर लोदी ने, आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि आगरा नगर की स्थापना किसने की। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आगरा नगर की स्थापना भी किसने की, सिकंदर लोदी ने की। ठीक है, आपको पूछा जाएगा आगरा नगर की स्थापना किसने की, तो सिकंदर लोदी ने की दोस्तों। कब की अगर आपको पूछा जाएगा तो ये की दोस्तों 1504 में। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सिकंदर लोदी का आपको कार्यकाल याद रखना है, कब से कब तक शासन किया था सिकंदर लोदी ने। ठीक है, 1489 से लेकर 1517 तक जो है शासन किया था। और सिकंदर लोदी ने दोस्तों आगरा नगर की स्थापना की थी 1504 में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों फिर आया आपका इब्राहिम लोदी। ठीक है, 1517 से लेकर 1526 तक शासन किया इब्राहिम लोदी ने। ठीक है, अब इब्राहिम लोदी का भी आपको ध्यान रखना है कब से कब तक शासन किया, तो इब्राहिम लोदी ने दोस्तों 1517 से लेकर 1526 तक शासन किया दोस्तों इब्राहिम लोदी ने। ठीक है, ये अंतिम शासक था दोस्तों लोदी वंश का, जो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर द्वारा मारा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सारे फैक्ट दोस्तों ध्यान में रखने हैं। तो लोदी वंश का पहला बहलोल लोदी, उसके बाद सिकंदर लोदी, उसके बाद फिर इब्राहिम लोदी। ठीक है, इन तीनों का आपको जो है कब से कब तक शासन किया इन्होंने, तो ये याद रखना है। साथ ही साथ मैंने बताया कि सिकंदर ने आगरा की स्थापना की थी, आगरा नगर की कब की थी, 1504 में। ठीक है, साथ ही साथ ठीक है, साथ ही साथ आपको पूछा जा सकता है कि जो है आपका लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोदी था, ये पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, और इब्राहिम लोदी ने दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध में, देखा होगा आपने, बाबर के साथ युद्ध किया था इब्राहिम लोदी ने, और इसमें ये जो है मारा गया था दोस्तों इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 120। इसका आंसर करना है, गुप्त काल में अग्रहार भूमि अनुदान मुख्य रूप से किसे दिया जाता था। चलिए आंसर कीजिए, ये भी मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में आपको बताया था। गुप्त काल में अग्रहार भूमि अनुदान मुख्य रूप से किसे दिया जाता था, केवल ब्राह्मणों को, सैन्य अधिकारियों को, व्यापारियों को, या फिर बौद्ध भिक्षुओं को। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, गुप्त काल में अग्रहार भूमि अनुदान, एक भूमि अनुदान था दोस्तों अग्रहार गुप्त काल में। तो दोस्तों ये मुख्य रूप से जो है केवल ब्राह्मणों को दिया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे अग्रहार भूमि अनुदान जो है ये केवल ब्राह्मणों को दिया जाता था गुप्त काल में। ठीक है, और ये दोस्तों कैसा था ये भी याद रखना है, यह भूमि जो है दोस्तों कैसी थी, कर मुक्त भूमि थी। ठीक है, कर मुक्त भूमि थी अग्रहार। ठीक है, कर मुक्त भूमि यानी कि आपको टैक्स फ्री कह सकते हैं। ठीक है, टैक्स फ्री जो दोस्तों ये भूमि थी, इसको ध्यान रखेंगे अग्रहार, और ये किसको दी जाती थी गुप्त काल में, केवल ब्राह्मणों को दी जाती थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 121 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 121 है दोस्तों, मराठा प्रशासन में सर ए नौबत पद का क्या अर्थ था, वित्त मंत्री, सेनापति, न्यायाधीश, या फिर धार्मिक सचिव। चलिए आंसर कीजिए, इसका क्या हो जाएगा 121 का।
चलिए आंसर कीजिए इसका क्या हो जाएगा। मराठा प्रशासन में सरे नौबत पद का क्या अर्थ था। एक कैसा पद था दोस्तों, वित्त मंत्री का पद था, न्यायाधीश का था, सेनापति का था या फिर धार्मिक सचिव का था। क्या हो जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, सरे नौबत जो है क्या था, सेनापति था दोस्तों ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। सरे नौबत पद का अर्थ सेनापति यानी कि कमांडर इन चीफ था दोस्तों, और यह शिवाजी के अष्टप्रधान मंडल का एक महत्वपूर्ण पद था दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे सरे नौबत जो है इसका अर्थ है दोस्तों सेनापति। तो दोस्तों यह ध्यान में रखना है, ये जो सरे नौबत पद था ये दोस्तों आपका जो शिवाजी थे तो शिवाजी के अष्टप्रधान मंडल का एक महत्वपूर्ण पद था। ठीक है, शिवाजी की, ठीक है, शिवाजी की अष्टप्रधान का एक महत्वपूर्ण पद था दोस्तों ये। ठीक है, एक महत्वपूर्ण पद था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे इसको। ठीक है, इसका कार्य क्या था दोस्तों, इसका कार्य था सेना की भर्ती, संगठन और रसद आपूर्ति और अनुशासन बनाए रखना जो है इसका काम था दोस्तों। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 122। 122 का आंसर करेंगे। 122 है दोस्तों, अलाई दरवाजा किस प्रसिद्ध इमारत का मुख्य प्रवेश द्वार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया था पहले। अलाई दरवाजा आप जानती हैं दोस्तों, आप सभी ने पढ़ा है। अलाई दरवाजा जो है किस प्रसिद्ध इमारत का मुख्य प्रवेश द्वार है। लाल किला, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद या फिर हुमायूं का मकबरा। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। अलाई दरवाजा किसने बनाया था, ये भी कई बार पूछा जाता है। किसने बनाया था अलाई दरवाजा, कमेंट कीजिए। इसका निर्माण जो है, अलाई दरवाजे के निर्माण किसने कराया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था, आप सभी जानते हैं। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था अलाई दरवाजे का निर्माण। ठीक है, अगर पूछा जाएगा कब किया था तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अलाई दरवाजे का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने जो है कब किया था, इसका निर्माण किया था दोस्तों। निर्माण अगर पूछा जाएगा तो कब किया था अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण, तो ध्यान रखेंगे 1311 में। ठीक है, 1311 ईस्वी में अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों ये भारतीय वास्तुकला में वैज्ञानिक विधि से बनी पहली गुंबद और दोस्तों पहली गुंबद थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, वैज्ञानिक विधि से बनी पहली गुंबद। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। तो ये किसका प्रवेश द्वार है, मुख्य प्रवेश द्वार, पहले आप उसका आंसर कर लें। तो 122 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये कुतुब मीनार का मुख्य प्रवेश द्वार है दोस्तों। ठीक है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, अलाई दरवाजा नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सारे फैक्ट याद रखने हैं। अलाई दरवाजा दोस्तों ये कुतुब मीनार परिसर का जो है दक्षिणी मुख्य प्रवेश द्वार है। ठीक है, प्रवेश द्वार तो है लेकिन दक्षिणी याद रखेंगे। ठीक है, पूछा जाता है दक्षिणी प्रवेश द्वार, दक्षिणी प्रवेश द्वार है दोस्तों। ठीक है, अलाई दरवाजा किसने बनाया इसको, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। कब बनाया, 1311 ईस्वी में बनाया। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान में रखने, और वैज्ञानिक विधि से बनी है पहली गुंबद थी दोस्तों। ठीक है, कुतुब मीनार जो है ये वैज्ञानिक विधि से बनी पहली इमारत। ठीक है, वैज्ञानिक विधि से बनी पहली गुंबद थी दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 123। इसका आंसर करेंगे, कविराज की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की थी। चलिए आंसर कीजिए। ये आपने पढ़ा है, कविराज की उपाधि जो है किस गुप्त शासक ने धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त या फिर कुमारगुप्त। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। कविराज आप जानती हैं दोस्तों किसको कहा जाता है, कविराज समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कविराज की उपाधि जो है गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने धारण की थी। ठीक है, और दोस्तों एक जो है आपको यहाँ पर ध्यान भी रखना है, हरिसेन का है दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, प्रयाग, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति जो है ये किसका है दोस्तों, हरिसेन द्वारा रचित है। हरिसेन,
ठीक है। हरिसेन ने दोस्तों उसको लिखा है प्रयाग प्रशस्ति। और इसमें दोस्तों जो आपका समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त को प्रयाग प्रशस्ति में क्या कहा गया है, तो इसको ध्यान रखेंगे, विद्वानों का आश्रयदाता। ठीक है, याद रखेंगे, विद्वानों का पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे, विद्वानों का आश्रयदाता, विद्वानों का आश्रयदाता। ठीक है, किसको कहा जाता है विद्वानों का आश्रयदाता? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और इसका उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ संगीत प्रेमी भी दोस्तों यहाँ पर बताया गया है प्रयाग प्रशस्ति में। ठीक है, संगीत प्रेमी, समुद्रगुप्त जो है क्या था? संगीत प्रेमी था। तो इसका उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है दोस्तों। तो आपको ध्यान में रखना है, संगीत प्रेमी और विद्वानों का आश्रयदाता कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ठीक है, और समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है दोस्तों? आप सभी जानते हैं, भारत का क्या कहा जाता है इनको? नेपोलियन। ठीक है, भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को, भारत का नेपोलियन। ठीक है, तो यहाँ पर सारे फैक्ट दोस्तों आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 124। इसका आंसर करेंगे, तारीख आसम का लेखक कौन था जिसने औरंगजेब की असम विजय का विस्तृत वर्णन किया है? ऑप्शन देखिए, शिहाबुद्दीन तालिस, खफी खान, साकी मुस्तैद खान या फिर भीमसेन कायस्थ। आपको आंसर करना है, तारीख आजम दोस्तों, तारीख आजम का लेखक कौन था जिसने औरंगजेब की असम विजय का विस्तृत वर्णन किया है? चलिए आंसर कीजिए। तारीख आसम जो है दोस्तों, ये किसकी रचना है, किसने लिखा है इसको? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 124 का? राइट आंसर हो जाएगा शिहाबुद्दीन तालिस। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, तारीख आसम का लेखक कौन है? शिहाबुद्दीन तालिस है दोस्तों। ठीक है, और इसी ने दोस्तों औरंगजेब की असम विजय का जो है विस्तृत वर्णन किया है। ठीक है, जिसमें दोस्तों इन्होंने जो है असम के इतिहास, भूगोल और अहोम जनजाति की संस्कृति जानने का एक दुर्लभ और महत्वपूर्ण स्रोत इसको माना जाता है, तारीख आसम को। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसके लेखक कौन है? तो शिहाबुद्दीन तालिस से, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 125। इसका आंसर करेंगे, पित्रादुरा तकनीक का प्रयोग सबसे पहले किस मुगल इमारत में हुआ? चलिए ये भी मैंने आपको बताया था, पित्राड्यूरा तकनीक का प्रयोग जो है सबसे पहले किस मुगल इमारत में हुआ? ताजमहल, एतमादुद्दौला का मकबरा, हुमायूं का मकबरा या फिर लाल किला? चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 125 का? पित्राडूरा तकनीक का प्रयोग सबसे पहले जो है किस में हुआ है, कौन सी इमारत में हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है, एतमाद उद्दौला का मकबरा। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पित्राडूरा तकनीक का सबसे पहले जो प्रयोग हुआ है दोस्तों, वो हुआ है एतमाद उद्दौला के मकबरे में। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, एतमाद उद्दौला का मकबरा जो है, ठीक है, इसको किसने बनाया था, इसका निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण किया था दोस्तों नूरजहां ने। ठीक है, नूरजहां ने किया था दोस्तों इसका निर्माण, एतमाद उद्दौला का निर्माण, एतमाद उद्दौला का मकबरा का निर्माण। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, किसकी याद में, किसकी स्मृति में दोस्तों नूरजहां ने बनाया था एतमाद उद्दौला का मकबरा? तो याद रखेंगे, अपने पिता गयास बेग। ठीक है, अपने पिता गयास बेग की याद में दोस्तों नूरजहां ने दोस्तों इस मकबरे को बनाया था, एतमाद उद्दौला का मकबरा। ध्यान रखेंगे, और साथ ही साथ दोस्तों ये एतमाद उद्दौला का मकबरा कहाँ है, आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, ये है दोस्तों आगरा में। कहाँ है एतमाद उद्दौला का मकबरा, पूछा जाएगा, आगरा में है दोस्तों। ठीक है, इसको कब बनाया गया, नूरजहां ने कब बनाया इसको? तो इसको बनाया था नूरजहां ने दोस्तों, कब बनाया था? 1626 में। ठीक है, तो सारे फैक्ट यहाँ पर क्लियर होगी ना, तो सारे आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, एतमाद उद्दौला का मकबरा किसने बनाया? नूरजहां ने बनाया। किसकी याद में बनाया? अपने पिता गयास बेग की याद में बनाया। कब बनाया? 1626 में बनाया। और कहाँ बनाया? आगरा। तो सारे दोस्तों फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, और यह दोस्तों पूर्णतः जो है सफ़ेद संगमरमर से बनी पहली मुगल इमारत थी दोस्तों। ठीक है, एतमाद उद्दौला का जो मकबरा है इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, सफ़ेद संगमरमर से बना, ठीक है, सफ़ेद संगमरमर, ठीक है, सफ़ेद संगमरमर
से बना जो है ये पहला जो है क्या था, पहली जो है क्या थी, मुगल इमारत थी, एतमाद उद दौला का मकबरा। ठीक है, ये सारे फैक्टर आपको ध्यान रखने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 126, इसका आंसर कीजिए। संगम साहित्य के अनुसार वल्लुवर कौन थे? चलिए आंसर कीजिए। मैंने बताया था ना आपको संगम साहित्य, आपको अच्छे से संगम साहित्य देखना है। ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है 110% यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, संगम साहित्य के अनुसार वल्लुवर कौन थे दोस्तों? ये ब्राह्मण थे, शासकीय कर्मचारी थे, खेतीहर मजदूर थे या फिर मछुआरे थे? चलिए आंसर कीजिए। संगम साहित्य के अनुसार वल्लुवर कौन थे दोस्तों? ये तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वल्लुवर दोस्तों, ये थे आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे। ठीक है, यानी कि शासकीय कर्मचारी थे। ठीक, तो ध्यान रखेंगे जो वल्लुवर थे दोस्तों, ये क्या थे? शासकीय कर्मचारी थे। इनका मुख्य कार्य था राजा की आज्ञाओं की घोषणा करना और हाथी पर बैठकर जो है ढोल बजाकर संदेश प्रसारित करना। आपने देखा होगा जो मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा किस प्रकार से जो है हाथी घोड़े में बैठकर जो है ढोल बजाकर संदेश प्रसारित किया जाता है। तो आप ऐसा ही इसको समझे। ठीक है, इसका जो वल्लुवर का जो कार्य था दोस्तों, ठीक है, क्या कार्य था? राजा की आज्ञाओं की घोषणा करना और हाथी पर बैठकर ढोल बजाकर संदेश को क्या करना? प्रसारित करना इसका प्रमुख कार्य था दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 127, इसका आंसर करेंगे। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने श्रीलंका पर आक्रमण कर वहां से कर वसूला था? चलिए आंसर कीजिए। कौन था विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक था जिसने श्रीलंका पर आक्रमण कर वहां से कर वसूला था? ऑप्शन देखिए, हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, देवराय प्रथम या फिर कृष्ण देवराय। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? 127 का आंसर करना है। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने श्रीलंका पर आक्रमण किया और वहां से कर वसूला था? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बुक्का प्रथम। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, बुक्का प्रथम याद रखेंगे। और बुक्का प्रथम दोस्तों आपको याद रखना है, ये बुक्का प्रथम जो है ये जो संगम वंश था, ठीक है, संगम वंश के संस्थापक हरिहर प्रथम का क्या था? भाई था दोस्तों ये। ठीक है, हरिहर प्रथम का ये क्या था? बुक्का प्रथम भाई था दोस्तों। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 128, इसका आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 128 है दोस्तों, अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों में फूट डालने का दंड का प्रावधान है? ऑप्शन आप यहाँ पे देखना है कौन सा अभिलेख है अशोक का, ठीक है, जिसमें बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों में जो है फूट डालने पर जो है क्या था? दंड का प्रावधान था। तो किस अभिलेख में है ये आपको बताना है। कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख, जिसे सांची और सारनाथ के समान माना जाता है। दूसरा आपका भाब्रू शिलालेख, उसके बाद देखिए रुमंदेही स्तंभ लेख और उसके बाद देखिए 13वां शिलालेख। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 128 का अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों में फूट डालने पर दंड का प्रावधान है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखेंगे अशोक के कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख जिसे सांची और सारनाथ में भी पाया गया है और बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों पर फूट डालने पर दंड का प्रावधान है। इसमें दोस्तों इसमें आदेश है कि जो भिक्षु संघ में फूट डालेगा उसे श्वेत वस्त्र पहनाकर संघ से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 129, इसका आंसर करेंगे। विजयनगर साम्राज्य का वह विदेशी यात्री जिसने सती प्रथा का बहुत मार्मिक वर्णन किया है। चलिए आंसर कीजिए। विजयनगर साम्राज्य का वह विदेशी यात्री बताना है जिसने सती प्रथा का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। निकोलो कॉन्टी, अब्दुल रज्जाक, बारबूसा या फिर फर्नाओ नूनीज। क्या हो जाएगा बताइए इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 129 का आपको बताना है विजयनगर साम्राज्य का वह विदेशी यात्री जिसने सती प्रथा का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है।
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 129 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, फर्नाओ नूनीज। ठीक है, फर्नाओ नूनीज हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। और ये कहाँ का यात्री था दोस्तों, ये था दोस्तों पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली यात्री था दोस्तों। ठीक है, फर्नाओ नूनीज, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इन्होंने दोस्तों अपनी एक पुस्तक पर जो है इसका वर्णन किया था। तो पुस्तक का नाम आपको ध्यान रखना है, फर्नाओ नूनीज की पुस्तक कौन सी है, पुस्तक है दोस्तों इनकी क्रॉनिकल ऑफ द, ठीक है, क्रॉनिकल ऑफ द किंग्स। ठीक है, क्रॉनिकल ऑफ द किंग्स ऑफ विसनागा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे किसकी पुस्तक है, फर्नाओ नूनीज की पुस्तक है दोस्तों, जिसमें इन्होंने सती प्रथा का जो है मार्मिक जो है दोस्तों वर्णन किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 130, इसका आंसर करेंगे। एकता प्रणाली को समाप्त करने वाला सुल्तान कौन था। चलिए आंसर कीजिए, एकता प्रणाली को समाप्त करने वाला सुल्तान कौन था, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 130 का। एकता प्रणाली दोस्तों क्या था, सैनिकों को वेतन के बदले क्या दिया जाता था, इसमें क्या दिया जाता था, भूमि दी जाती थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सैनिकों को, ठीक है, सैनिकों को वेतन के बदले, ठीक है, क्या दिया जाता था, वेतन के बदले भूमि। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए, जिसको हम क्या कहते हैं, एकता प्रणाली कहते हैं। ठीक है, इसको व्यवहारिक रूप से समाप्त करने वाला सुल्तान था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो यहाँ पर 130 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है यहाँ राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, एकता प्रणाली को समाप्त करने वाला सुल्तान कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों मैंने आपको बता दिया, सैनिकों को वेतन के बदले जो भूमि दी जाती थी उसको कहते थे एकता प्रणाली। और साथ ही साथ ध्यान रखना है, बाद में फिर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, खिलजी ने दोस्तों अपने सैनिकों को जो है नगद वेतन देने की प्रथा शुरू की थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 131, आपने आंसर करना है, चोल प्रशासन में पेरुंगुरी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था। चोल प्रशासन में आपको बताना है पेरुंगुरी। ठीक है, पेरुंगुरी जो है ये शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था, ब्राह्मण, गांव की सभा के सदस्य, साधारण गांव के किसान, राजा के अंगरक्षक या फिर मंदिर के पुजारी। क्या हो जाएगा राइट आंसर, चोल प्रशासन में पेरुंगुरी शब्द का प्रयोग जो है दोस्तों प्रयुक्त होता, किसके लिए प्रयुक्त होता था ये शब्द, तो ये दोस्तों ब्राह्मण गांव की सभा के सदस्यों के लिए प्रयुक्त होता था। ठीक है, तो ब्राह्मण गांव की सभा के सदस्यों के लिए दोस्तों प्रयुक्त होता था पेरुंगुरी शब्द। ठीक है, चोल प्रशासन में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 132, इसका आंसर करना है, शाहनामा का लेखक फिरदौसी किसके दरबार से संबंधित था। चलिए आंसर कीजिए 132 का, ये आपने पढ़ा है, शाहनामा किसकी है, किसकी रचना है शाहनामा, तो ये दोस्तों फिरदौसी की रचना है। ठीक है, तो आपको बताना है फिरदौसी जो है किसके दरबार में थे दोस्तों, किसके दरबार से संबंधित थे। ऑप्शन देखिए, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनवी, सुबुक्तगीन या फिर अलप्तगीन। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 132 का, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शाहनामा का लेखक फिरदौसी दोस्तों ये किससे संबंधित था, सुल्तान महमूद गजनवी से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 132 का। ठीक है, शाहनामा दोस्तों ये आपका फारसी भाषा का जो है इसको महाकाव्य माना जाता है। ठीक है, कौन सी भाषा का, फारसी भाषा का। ठीक है, फारसी भाषा का महाकाव्य। ठीक है, फारसी भाषा का महाकाव्य माना जाता है दोस्तों शाहनामा को, ध्यान रखेंगे। और जिसमें दोस्तों ईरान के प्राचीन राजाओं का इतिहास का वर्णन है। ठीक है, क्या है शाहनामा में, शाहनामा में दोस्तों ईरान के प्राचीन राजाओं का इतिहास वर्णित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
साथ ही साथ दोस्तों फिरदौसी की बात करें तो फिरदौसी को क्या कहा जाता है? फिरदौसी को कहा जाता है पूर्व का होमर। ठीक है, क्या कहा जाता है फिरदौसी को? पूछा जाएगा आपको कि पूर्व का होमर किसको कहा जाता है? ठीक है, पूर्व का होमर। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा कि पूर्व का होमर जो है किसे कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका फिरदौसी। ठीक है, होमर ऑफ द ईस्ट कहा जाता है दोस्तों इनको, फिरदौसी को, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 133, इसका आंसर करना है पल्लव काल में नल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? चलिए आंसर कीजिए। सिंचाई का नाला, भूमि मापन की इकाई, जल कर, या फिर राजा का आदेश। क्या हो जाएगा राइट आंसर? आपको बताना है दोस्तों पल्लव काल में नल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 133 का राइट आंसर बताना है। पल्लव काल में नल शब्द का प्रयोग जो है भूमि मापन की इकाई के लिए किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर भूमि मापन की इकाई के लिए किया जाता था, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ पल्लव राजाओं ने दोस्तों कृषि और राजस्व व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए भूमि की सटीक पैमाइश करवाई थी। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 134। तो 134 में आपको आंसर करना है दोस्तों, बाबर ने अपनी आत्मकथा में भारत के किस शहर को हिंदुस्तान की राजधानी कहा था? आगरा, दिल्ली, लाहौर, मुल्तान। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? बाबर की आत्मकथा। ठीक है, बाबर की आत्मकथा क्या है बताइए? बाबर की आत्मकथा क्या है? तुजू के बाबरी। ठीक है, क्या है बाबर की आत्मकथा? ठीक है, ध्यान रखेंगे, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तुजू के बाबरी। ठीक है, तुजू के बाबरी। ठीक है, यह आत्मकथा किसकी है पूछा जाएगा, तुजू के बाबरी। तो बाबर की आत्मकथा है, तो इसमें भारत के किस शहर को हिंदुस्तान की राजधानी कहा गया है, यह अपने आंसर करना है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? आगरा होगा, दिल्ली होगा, मुल्तान होगा, लाहौर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी में आगरा को दोस्तों हिंदुस्तान की राजधानी कहा था। किसको कहा था? आगरा को। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है बाबर ने दोस्तों आगरा में जो है एक जो है बाग की स्थापना की थी। कौन से बाग की स्थापना की थी पूछा जाता है। तो आगरा में दोस्तों बाबर ने क्या किया था? बाबर ने आगरा में क्या बनाया था? आराम बाग। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है आराम बाग। आपको पूछ लिया जाएगा आगरा में आराम बाग की स्थापना किसने की। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आराम बाग की स्थापना दोस्तों, आराम बाग का जो निर्माण है वो किसने कराया था? बाबर ने कराया था। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, कहाँ कराया था? आगरा में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 135, इसका आंसर करना है कौशाम्बी को मगध साम्राज्य में पूर्णतः विलीन करने वाला शासक कौन था? ऑप्शन देखिए, बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग, या फिर महापद्मनंद। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? कौशाम्बी को मगध साम्राज्य में पूर्णतः विलीन करने वाला शासक कौन था? चलिए आंसर कीजिए। कौशाम्बी यानी कि आपका वत्स महाजनपद। मैंने बताए थे आपको सारे महाजनपद। ठीक है, ये वत्स महाजनपद। ठीक है, महाजनपद वाला भी आपको अच्छे से तैयार रखना है। ठीक है, महाजनपद से भी आपको पूछा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर कौशाम्बी जो है यानी कि वत्स महाजनपद को मगध साम्राज्य में पूर्णतः विलीन करने वाला शासक कौन था? तो 135 का राइट आंसर हो जाएगा आपका शिशुनाग। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, शिशुनाग। शिशुनाग ने दोस्तों अवंती के पृगोत वंश को हराकर उसे मगध में मिलाया था, जिससे हम दोस्तों वत्स कौशाम्बी भी कहते हैं। ठीक है, वत्स भी कहते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 136, आपने आंसर करना है। 136 में आपने आंसर करना है बाबरनामा यानी कि तुजू के बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? चलिए आंसर कीजिए, अभी ऊपर आपका आया था। ठीक है, तुजू के बाबरी ये क्या है दोस्तों? बाबर ने जो है अपनी आत्मकथा है बाबर की, तुजू के बाबरी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है किस भाषा में लिखी है, तो ये बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो किस भाषा में लिखी गई है बाबर की आत्मकथा
तुजू के बाबरी या बाबरनामा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, यहाँ पर तुर्की में लिखा है दोस्तों इसको, ठीक है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, तुर्की भाषा में लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 137। आपने आंसर करना है 10 राजाओं का युद्ध का वर्णन किस वेद में है। चलिए आंसर कीजिए। 10 राजाओं का युद्ध यानी कि बैटल ऑफ 10 किंग्स का वर्णन किस वेद में है। ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या फिर अथर्ववेद में। क्या हो जाएगा राइट आंसर 137 का। साथ ही साथ दोस्तों आंसर भी करते रहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें ऋग्वेद होगा, सामवेद होगा, क्या होगा बताइए। तो 10 राजाओं का युद्ध का वर्णन दोस्तों ये ऋग्वेद में है दोस्तों, इसका वर्णन, ठीक है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, ठीक है। अगर मंडल पूछा जाएगा तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में उल्लेख है दोस्तों किसका, 10 राजाओं के युद्ध का, ठीक है। ये मैंने बताया था आपको 10 राजाओं का युद्ध जो है, इसमें भरत वंश के राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ को पराजित किया था, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 138। इसका आंसर करना है औरंगजेब के समय जजिया कर किस वर्ष पुनः लगाया गया था। आपको बताना है औरंगजेब के समय जजिया कर जो है इसको फिर पुनः लगाया गया था, कब लगाया गया था ये आपको बताना है। क्या हो जाएगा राइट आंसर 138 का। साथ ही साथ आपको बताना है कि इससे पहले जो है जजिया कर को किसने समाप्त किया था, ठीक है। तो जजिया कर को किसने समाप्त किया था, अकबर ने किया था, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, तो ये भी आप पहले आप नोट कर लें। जजिया कर को समाप्त किसने किया था, ठीक है, समाप्त किया था दोस्तों जजिया कर को किसने किया था, अकबर ने, ठीक है। अकबर ने कब किया था अगर पूछा जाएगा तो अकबर ने दोस्तों जजिया कर को समाप्त किया था 1564 में, 1564 में, यानी कि 1564 में समाप्त किया था दोस्तों अकबर ने जजिया कर। और इसको पुनः दोस्तों फिर जो है औरंगजेब ने इसको जो है फिर पुनः जो है इसको लगाया था जजिया कर को। तो कब लगाया था औरंगजेब ने, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा यहाँ पर 1679, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ठीक है। किसने समाप्त किया और किसने इसको पुनः फिर इस कर को लगाया, तो आपको ध्यान में रखना है जजिया कर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 139। आपको आंसर करना है इत्सिंग के अनुसार मगध में श्रीगुप्त ने चीनी तीर्थयात्रियों के लिए किस स्थान पर एक मंदिर बनवाया था। ऑप्शन देखिए मृग शिखावन, नालंदा, बोध गया, वैशाली। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा 139 का। इत्सिंग कौन था दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। इत्सिंग कौन था, ये था दोस्तों चीनी यात्री, क्या था, चीनी यात्री था ये, ठीक है। और ये दोस्तों कब आया था, ये 7वीं शताब्दी के अंत में आया था, ठीक है। कब आया था, 7वीं शताब्दी में। ये पूछा जाता है कि इत्सिंग जो है ये कब भारत आया था, ठीक है। तो 7वीं शताब्दी में आया था ये भारत, या कह सकते हैं 7वीं शताब्दी के अंत में जो है ये भारत आया था, ठीक है। और यहाँ पर आपको पूछा गया है कि इत्सिंग के अनुसार मगध में श्रीगुप्त ने चीनी तीर्थयात्री, जो चीनी तीर्थयात्री थे उनके लिए दोस्तों श्रीगुप्त ने जो है एक मंदिर बनाया था, किस स्थान पर बनाया था ये आपको पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, मृग शिखावन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार मगध में श्रीगुप्त ने चीनी तीर्थयात्रियों के लिए मृग शिखावन में एक मंदिर बनवाया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140। आपको बताना है गुलामों का गुलाम, स्लेव ऑफ ए स्लेव किसे कहा जाता है। चलिए आंसर कीजिए, तो आपने पढ़ा है कई बार। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, स्लेव ऑफ ए स्लेव, कुतुबुद्दीन ऐबक को, इल्तुतमिश को, बलबन को या फिर अलाउद्दीन खिलजी को। क्या हो जाएगा राइट आंसर, गुलामों का गुलाम, स्लेव ऑफ ए स्लेव किसको कहा जाता है, इल्तुतमिश को कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, किसको कहा जाता है, इल्तुतमिश। बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप जानते हैं दोस्तों यहाँ पर क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, गुलाम था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, एक गुलाम था, ठीक है। और ऐबक स्वयं कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, मोहम्मद गौरी का था, ठीक है। और इल्तुतमिश किसका था, कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो इसलिए इसको जो है इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है, गुलामों का गुलाम कहा जाता है,
ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। और आज के सेशन में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।